हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी वगैरह आपकी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में 10 नवंबर 2023 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जो तवा नदी है, ये इनमें से कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर है तवा नदी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। अब नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से, और यहाँ से इस तरीके से पश्चिम की ओर बढ़ती हुई ये हल्का सा महाराष्ट्र में टच करते हुए फिर गुजरात के अंदर एंटर होते हुए और जाकर गिरती है अरब सागर में। नर्मदा की जो लंबाई है, यह 1312 किलोमीटर लंबी नदी है। नर्मदा के जस्ट बराबर से जो नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ पे सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से ही ताप्ती नदी भी निकलती है। बाकी गंगा कहाँ से निकलती है तो आपको ध्यान रखना होगा। गंगा गोमुख से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये कर्नाटक में ताल कावेरी से निकलती है। और इंडस नदी कहाँ से निकलती है? ये तिब्बतियन माउंटेन रेंजेस में एक ग्लेशियर है जिसको बोखरचू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोखरचू। वहां से निकलती है इंडस। आप सभी को बता दूं, आज का वीडियो शुरू करने से पहले दिवाली के उपलक्ष्य में एग्जाम इंजन आपके लिए 50% डिस्काउंट लेकर आया है आने वाले सभी बैचेस के लिए। 22 तारीख से हम नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं साल 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 2025 तक के सभी एग्जाम्स अनाउंस कर दिए हैं एसएससी ने। इस बार मौका भी है, दस्तूर भी है, सिलेक्शन छूटना नहीं चाहिए। 2024 के सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए जीएसजीके का फाउंडेशन बैच एक नए सिरे से 22 नवंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो नया बैच होता है फाउंडेशन का, ये हर 3 से 4 महीने में एक बार आता है। जैसे कि लास्ट फाउंडेशन हमने 4 अगस्त को शुरू किया था। अब जाकर हम दूसरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो आपके पास अच्छा मौका है, आप नए बैच से नए तरीके से कवर कर सकते हो सारी चीज़ें, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम शुरू होने में आपके पास पूरे पूरे 8 महीने हैं और इनका आप पूरे तरीके से उपयोग कर सकते हो इस बार अपने रिजल्ट के लिए। स्टैटिक जीके आप लोग पूछ रहे थे, उसके लिए भी प्री प्लस मेंस का पूरा बैच, कंप्लीट बैच, जिसमें कि 50 से ज़्यादा टॉपिक मैं कवर करूंगा, इसको भी स्टार्ट कर रहा हूँ 22 नवंबर से। कंप्लीट हिस्ट्री का भी लाइव बैच है, कंप्लीट साइंस का भी लाइव बैच है। ये 4 लाइव बैचेस 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी इसकी फ़ी है, इसमें आपको 50% का डिस्काउंट इस टाइम पर मिल रहा है। तो एग्जाम इंजन से आप इसे अवेल कर सकते हैं। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। अभी हाल ही में ये कितनी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपना कैंपस खोला है गुजरात के गिफ्ट सिटी में? तो गुजरात के गिफ्ट सिटी के अंदर टोटल 2 ऑस्ट्रेलियाई कैंपस हैं, या आप बोल सकते हो टोटल 2 ऑस्ट्रेलियन कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना नया कैंपस खोला है। और ये 2 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, इनका नाम आप ज़रूर ध्यान रखें। एक तो है डेकिन यूनिवर्सिटी। कौन सी? डेकिन। और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है वुलोंगोंग। क्या नाम है? वुलोंग गोंग। ठीक है। अब ये दोनों जो यूनिवर्सिटीज हैं, इन्होंने अपना कैंपस खोला है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साल 2020 के अंतर्गत खोला हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन उद्देश्य ये है कि भारत में जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाना है, लगातार क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाते जाना है। और इसके एवज में भारत सरकार लगातार डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से पैक्ट साइन कर रही है। और इस उपलक्ष्य में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे और साथ में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है जर्मन फिजिसिस्ट जिनका नाम है डब्ल्यू सी रॉन्टजन। क्या नाम है? डब्ल्यू सी रॉन्टजन। इन्होंने 1895 में पहली बार डिस्कवरी करी थी एक्स रेडिएशन की। तो इसी वजह से इनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 8 नवंबर के दिन वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है, यह है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई सुरक्षा राजदूत के रूप में किसको नियुक्त अभी किया गया है? मतलब कहने का, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने भारत भर में जो यूपीआई पेमेंट गेटवे चल रहे हैं ना, जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, जो आप यूज करते हो, तो इसमें लोगों को सेफ्टी के लिए जागरूक करने के लिए नए राजदूत अपॉइंट किए गए हैं, पंकज त्रिपाठी। और ये तब से छाए हुए हैं जब से इन्होंने एक वेब सीरीज आई थी
मिर्जापुर, उसमें कालीन भैया का रोल किया था। तब से पूरे भारतीय सिनेमा ही नहीं, वर्ल्ड में भी जगह जगह पर ये छाए हुए हैं। तो एनपीसीआई ने इनको एम्बेसडर बनाया है यूपीआई सेफ्टी का। ये पूरे भारत भर में कैंपेन चलाकर लोगों को अवेयर करेंगे कि जब भी आप यूपीआई पेमेंट गेटवे यूज करें तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब आप लॉगिन उस पर कर रहे हो तो ओटीपी वगैरह आप कभी किसी से शेयर ना करें। दीज एंड ऑल थिंग। अभी आपको पता है एनआईसी का एक डेटा आया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का। ये वही एनआईसी है जो एसएससी की वेबसाइट को मेंटेन करती है। तो एनआईसी का ये डेटा बताता है कि साल 2022 के अंत तक भारत में 125.95 ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो 125.95 ट्रिलियन रुपीस का। और भारत की अर्थव्यवस्था इस टाइम पर कितनी है? तो हमारी जो इकोनॉमी है ये है इस टाइम पर $3 ट्रिलियन। एनपीसीआई की स्थापना साल 2008 में करी गई थी। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है दिलीप असबे। क्या नाम है? दिलीप असबे। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया था, मैं याद दिलाता रहता हूँ बार बार, एम एस धोनी कौन कौन सी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो एम एस धोनी को अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ में लेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसके अलावा कुछ टाइम पहले ही ये जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिलहाल अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए सीईओ के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं वेंकट नागेश्वर चालसानी। तो इनको नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। वेंकट नागेश्वर जी इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो लंबे अरसे तक, कई डिकेड्स तक इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्व किया हुआ है। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने सक्सीड किया है एन एस वेंकटेश को। अब ये रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह पर नए सीईओ हैं वेंकट नागेश्वर। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अभी हाल ही में आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं मनोरंजन मिश्रा। 3 दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा एक नया कैंपेन चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट राइट टाइटल्स की बात कही गई है? मतलब कहने का कि वन अधिकारों को और बेहतर और सिक्योर बनाने के लिए ये कौन है जिन्होंने नया कैंपेन लॉन्च किया है? तो ये हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। पहले तो आप जानिए इसका नाम क्या है। इसको बोलते हैं अबुआ बीर दिशोम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबुआ बीर दिशोम। ठीक है। तो इस नाम का ये कैंपेन है। इस कैंपेन के अंतर्गत झारखंड सरकार ऐसे वनीय क्षेत्र जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, मतलब आदिवासी लोग रहते हैं, तो ऐसे 10,000 गांवों को संरक्षण दिया जाएगा। सरकार ये आश्वस्त करती है इसके अंतर्गत कि ऐसी जगह जहां पर लोग या आदिवासी जनसंख्या वनों में रह रही है वहां के वनों को बिल्कुल भी क्षति ना पहुंचाई जाए। इसके अंतर्गत ये भी बात कही गई कि झारखंड के अंदर इससे जुड़े हुए 20,670 मामले जो हैं, जो कि पेंडिंग है, उनका भी जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। सबसे पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट साल 2006 के अंतर्गत पास किया गया और 2008 में पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था। और झारखंड में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? ये हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली नाम का एक नया अभियान लॉन्च किया गया है? तो इसको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसका मेन उद्देश्य ये है, ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन के तहत भारत में लोगों को इस बार सरकार एक तरीके से अपील कर रही है कि ये जो दिवाली है इस बार की, ये दिवाली आप प्लास्टिक मुक्त बनाएं। ठीक है। प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। और ये जो कैंपेन है ये 12 नवंबर तक चलेगा। 12 नवंबर मतलब ये दिवाली की रात तक ये कैंपेन चलेगा। ये कौन से दो देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में मिलकर मेरुमेक्स नाम की मैरी टाइम एक्सरसाइज स्टार्ट करी है? ये एक्सरसाइज 5 नवंबर को शुरू हो चुकी है। और ये एक्सरसाइज इस बार हो रही है म्यांमार और रूस के बीच में। इसका वेन्यू क्या है? तो ये हो रही है अंडमान सी में। कहाँ पर? अंडमान सी। तो रशियन नेवी यहाँ पर हिस्सा ले रही है जोर शोर से। और ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज की खास बात यह है कि ये प्रिवेंशन ऑफ एयर एक्सरसाइज है। मतलब एयर अटैक्स को रोकने के लिए
म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल। जापान की कैपिटल टोक्यो। भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली। चाइना की कैपिटल बीजिंग। और अगर म्यांमार में बात करें तो इस टाइम पर किसकी सरकार चल रही है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो म्यांमार में इस टाइम पे किसकी सरकार है? अभी हाल ही में एक सहकारी संस्था है जिसका नाम है एनसीओएल। तो एनसीओएल के द्वारा अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत ऑर्गेनिक्स। तो इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब ये भारत ऑर्गेनिक है क्या? देखिए, एनसीओएल नाम का जो सहकारी संस्थान है, ये अपने अंतर्गत कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे कि तूर दाल लॉन्च करते हैं, ठीक है, और चीनी हो गई, राजमा हो गया, ठीक है, और छोले हो गए, चने की दाल हो गई, बासमती चावल हो गया, सफल मटर हो गई। इस तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और ये दावा करते हैं कि ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। मतलब ये वो फसल है जिसको उगाते वक्त किसी भी दवा वगैरह का या किसी भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज नहीं किया गया है। 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तभी इसको नाम दिया गया है भारत ऑर्गेनिक्स। ये कौन है जिन्होंने दुनिया के सबसे लंबे समय तक एज अ लॉयर सर्व करने के तहत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पीबी मेनन, और इनका पूरा नाम है पी बाला सुब्रमण्यम मेनन। तो अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम इसलिए शामिल किया गया है कि इनकी एज है 97। और ये केवल भारत में ही नहीं, ये दुनिया भर में इस उम्र तक के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एज अ लॉयर अभी भी सर्व कर रहे हैं, ये वकील के रूप में अभी भी कार्य कर रहे हैं। और ये केरल से बिलोंग करते हैं। अगर बात करी जाए इनकी 97 वर्ष की उम्र में, तो इस टाइम पर इनको वकालत करते हुए 73 साल 60 दिन हो चुके हैं, ठीक है। 73 ईयर्स मतलब अपने आप में बहुत मायने रखता है। इस वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया है। 1950 में इन्होंने पहली बार वकालत शुरू करी थी। अभी मैंने आपको बताया करीब 2 दिन पहले कि हाल ही में केरल ज्योति अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। तो यह है टी पद्मनाभन, ठीक है, जिनको केरल ज्योति अवार्ड दिया गया है इस बार का। अंतर्राष्ट्रीय एयर शो ये कहाँ का है जहां पर भारतीय वायुसेना हिस्सा ले रही है इस बार? तो भारतीय वायुसेना 2023 के दुबई एयर शो में हिस्सा ले रही है। इस बार का जो दुबई एयर शो है, यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज हिस्सा ले रहे हैं, 15 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। और भारत की तरफ से एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहा है। एलसीए मतलब इसको बोलते हैं लाइट कॉम्बैट एरियल एयरक्राफ्ट, ठीक है। हल्की रेंज का है और दूरी ये ज़्यादा तय कर सकता है। इसकी मारक क्षमता भी इवन बेहतर है और ये कम से कम प्लेस में भी टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो भारत की तरफ से हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं, ध्रुव हेलीकॉप्टर, ओके। तो ध्रुव हेलीकॉप्टर और तेजस एयरक्राफ्ट ये दोनों हिस्सा ले रहे हैं। और ये एक्सरसाइज जो है, इस बार का शो 13 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। वैसे हर साल जो एयर शो होता है ये भारत में भी कंडक्ट किया जाता है और ये होता है लगभग फरवरी के महीने में। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में करी गई थी, 1932 में। और वायुसेना दिवस अभी हाल ही में हम लोगों ने मनाया था 1 महीने पहले, 8 अक्टूबर को। उत्तराखंड ने अभी हाल ही में 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है, कल के दिन। इस बार कौन सा स्थापना दिवस उत्तराखंड मना चुका है? तो उत्तराखंड की जो स्थापना है ये साल 2000 में हुई थी। इस बार 2023 चल रहा है, तो आप खुद ही देख लीजिए, उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। और उत्तराखंड में एक त्योहार है जिसको बोलते हैं फूल देई त्योहार। क्या बोलते हैं? फूल देई। फूल देई त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है हरियाली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस बार एक और रिकॉर्ड बन गया है। पहली बार पिछले 23 सालों में पहली बार उत्तराखंड के स्थापना दिवस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया है, ठीक है। मतलब पहली बार हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति उत्तराखंड के स्थापना दिवस पे गए हैं। दिवाली उत्सव 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? तो इस बार दीपावली उत्सव 2023 का जो सब्जेक्ट थीम है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनाइटेड अरब अमीरात इस बार भारत को दीपावली उत्सव मनाकर एक तरीके से ट्रिब्यूट दे रहा है। और दुबई में अभी हाल ही में ये बहुत ही जोर शोर से मनाया गया एक इवेंट है। दुबई में एक एकेडमी पड़ती है, उसको बोलते हैं एतिसलात। क्या बोलते हैं? एतिसलात एकेडमी। तो वहीं पर इसे मनाया गया है। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इस पूरे शो को देखा है, जहाँ पर एक तरीके से भारत के
कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया। और भारत में लैंग्वेज डाइवर्सिटीज़ है, भारत में रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को प्रमोट किया गया और दीपावली उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित जो ओजोन लेयर है वो हमें किन चीज़ों से बचाती है? एक्सरे से, गामा रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से या इंफ्रारेड रेस से? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में स्टैटिक जीके का बैच, फाउंडेशन जीएस जीके का बैच, हिस्ट्री का लाइव बैच और साइंस का लाइव बैच, ये सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं 22 नवंबर से। तो अभी आपके पास मौका है, क्योंकि 12 तारीख के बाद जैसे ही दिवाली खत्म होगी 12 तारीख की रात से फिर से प्राइस वही हो जाएंगे। तो आपके पास ये समय है, आप 50% में ही आप अवेल कर सकते हो ये सारे कोर्सेज। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले स्टूडेंट अगर अभी भी सो कर नहीं जागे हैं तो आपके पास अभी भी मौका है, आप ये रिकॉर्डेड बैचेस अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।